इसके ऊपर काम कर रही है और नमामि योजना है और मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन ऑफ इंडिया है। ऐसी कई सारी भारत सरकार की योजनाएं हैं जो इस बारे में काम कर रही हैं और कई सारी इंस्क्रिप्शन को भी डीकोड अभी रिसेंटली किया गया है। अभी गिलगित में ब्राह्मी जो है ना हमारी संस्कृत का एक वो है रूप, उसको अभी डीकोड किया गया है। क्योंकि जब भी हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो हम भारत वर्ष की बात करते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। हम जो आज की पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं भारत की, हम वहां तक सीमित नहीं रहते। उसका एक विशेष कारण है। उसका कारण ये है कि क्योंकि हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान इस सबको इसलिए समावेशित करते हैं। कारण ये है कि यदि आप समावेशित नहीं करेंगे तो आप बहुत सारा ऐसा ज्ञान संपदा है जो आपसे छूट जाएगा। जैसे कि पतंजलि का योग सूत्र कहाँ लिखा गया था? अफगानिस्तान में लिखा गया था। तो हम उसके कस्टोडियन बनना चाहते हैं कि नहीं? अगर हम करंट पॉलिटिकल बाउंड्रीज को ध्यान में रखेंगे तो कैसे बनेंगे? ऐसे ही अथर्ववेद के कई खंड सिंध और पंजाब जो कि पाकिस्तान में पड़ता है वहां लिखे गए। तो अब हम अथर्ववेद को इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री आज श्रिंक कर रही है। हम उसी एक्सपेंडेड टेरिटरी को भारतीय ज्ञान परंपरा का स्रोत मानते हैं और उसके कस्टोडियन उत्तराधिकारी हम अपने आप को मानते हैं। इसी प्रकार से कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनको आप दूसरी भाषा में लेकर नहीं जा सकते, इसलिए भी आपको अपनी भाषा में उस ज्ञान को उसी रूप में संजोए रखने और उसी रूप में उसका संप्रेषण करने की आवश्यकता है। जैसे कि कुछ केस स्टडीज के एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं ताकि आप आगे उस पर एक्सपेंडेड केस स्टडी कर सकें। धर्म, अब धर्म को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? क्या इसको रिलीजन कह सकते हैं? धर्म के बारे में एक बहुत ही सरल शब्दों में यदि वैदिक साहित्य से उठाएं तो धर्मा इति धार्यते। धर्म वो है जो धारण किया जाता है, धारण करने योग्य। धर्म का मतलब सिर्फ फेथ से नहीं है, सिर्फ बिलीफ सिस्टम से नहीं है, सिर्फ पूजा पद्धति से नहीं है। और धर्म को हम जोड़ते हैं रित के साथ, जो ऋग्वेद का कॉन्सेप्ट है रित। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा मनुष्य धर्म क्या है, मेरा पिता धर्म क्या है, मेरा शिक्षक धर्म क्या है, मेरा विद्यार्थी धर्म क्या है। अलग अलग पायदान पर आपके धर्मों का विस्तार है और उनको समझने की, उन लक्षणों को अपने अंदर विकसित करने की आवश्यकता है। मनुष्य धर्म पर क्या है? एषां न विद्यां न तपो न दानं न ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूभार्यभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ऐसा व्यक्ति जो तप नहीं करता, जिसमें शील नहीं है, जो विद्या के अर्जन के लिए या विद्या के अर्जन के लिए उसके अंदर से एक आग नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो बॉडी है, जो फिजिकल हमें अपीयरेंस दिखता है। इसी प्रकार से विद्यार्थी का क्या धर्म है? काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तपो यथा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणा। अब ये 5 लक्षण जब डेवलप होंगे तो विद्यार्थी हो सकते हैं आप। सिर्फ फीस जमा करने से विद्यार्थी नहीं होता। फिर गुरु का क्या धर्म है? क्या गुरु को टीचर कह सकते हैं? अब गुरु के कितने पर्याय हैं हमारे पास? पर्याय नहीं है वैसे तो उनमें बहुत ही अंतर है। हम शिक्षक भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, ठीक है। तो शिक्षक और गुरु में क्या भेद है? गुरु का क्या धर्म है? और किसी एक धर्म का पालन करते हुए यदि दूसरे धर्म का नुकसान हो रहा है तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि इस संदर्भ में, इस परिस्थिति में मुझे किस धर्म का पालन करना चाहिए? यदि मेरे पिता धर्म का पालन करते हुए मेरे मनुष्य धर्म का नुकसान हो रहा है या वहां मैं कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं तो कैसे निर्णय करेंगे? ये रित बताता है। ऋग्वेद के अंदर जो रित कॉन्सेप्ट है ये बताता है आपको कि धर्म किसे कहते हैं और धर्म बिल्कुल भी रिलीजन को नहीं कहते। इसी प्रकार कर्म, कर्म किसे कहते हैं? क्या कर्म को हम एक्शन कह सकते हैं? यदि कर्म को एक्शन कहेंगे तो क्रिया को क्या कहेंगे?
जब एक्शन की बात आती है तो एक मोशन की बात आती है, एक इनर्शिया की बात आती है, लेकिन जब कर्म की बात आती है तो एक सिद्धांत की बात आती है। जो सिद्धांत इस शब्द में समावेशित है, हमारे ऋषियों मुनियों ने जो सूत्र दिए हैं वो हमारे इन्हीं शब्दों में समावेशित है। इन शब्दों को उसी रूप में हमें संजो कर रखना है, ये हमारा एक दायित्व है, हमारी एक जिम्मेदारी है। अब इनका जो डिस्टॉर्शन हो रहा है आप उसके ऊपर भी चेक करें। लुधियाना में, पंजाब में मैं जा रहा था कहीं, तो मुझे रास्ते में एक बिल्डिंग पर लिखा हुआ मिला योग सूत्रा, और आप यकीन नहीं मानेंगे वो योग सूत्रा नाम से बियर बार। ये तो फिर भी आपके लिए अचंभित बात है, लेकिन क्या आपने ये नहीं देखा कि सैलून्स, पार्लर्स के बाहर बुद्ध की प्रतिमा रखा होना, ये तो बहुत ही आम है। अक्सर देखने को मिलता है कि जहां भी शांति दिखानी होती है वहां बुद्ध की प्रतिमा रख लेते हैं, और शांति के नाम से वहां क्या चलता है ये सभी हम जानते हैं। तो क्या ये डिस्टॉर्शन नहीं है? आज की नई पीढ़ी जिसको पतंजलि के योग सूत्र के बारे में नहीं पता, लेकिन उस बियर बार के बारे में पता है, मैं उसके साथ कम्युनिकेट कैसे कर पाऊंगा? क्योंकि उसके पास रेफरेंस के लिए जो मॉडल है वो तो बियर बार का है। जब मैं उससे कहूंगा योग सूत्र, तो कहेगा अच्छा वो सर जो बार है वहां पर। तो एक नया रेफरेंस स्टैब्लिश कैसे कर सकेंगे यदि हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग अलग अलग इस तरीके के कॉन्टेक्स्ट में करने लग जाए? इसी प्रकार से ट्रांसलेशन में भी, जैसे कर्म को आप एक्शन नहीं कह सकते, कर्म के पीछे एक सिद्धांत है। कर्म में वादिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले माते संगोष्ठ। आनंद, आनंद किसे कहते हैं? क्या हैप्पीनेस को आनंद कह सकते हैं? आजकल बहुत प्रचलन में है हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। भारत इतने नीचे अंक लुढ़क गया, कोई देश ऊपर चढ़ गया। मैं हैरान हो गया ये बात जानकर कि जो देश हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप 10 में है वो प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, जिसमें आइसलैंड भी है, जिसमें डेनमार्क भी है, जो टॉप 10 में पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में वो एंटी डिप्रेसेंट सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, और खुद को क्लेम कर रहे हैं कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में हम ऊपर हैं। कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिससे इनको, इनकी हैप्पीनेस को मापा जा रहा है? हमें ये भी चेक करने की जरूरत है, और जिसे हम आनंद कहते हैं उसे उसी कॉन्टेक्स्ट में प्रसारित और एक बार फिर से रियलाइज करने की जरूरत है। योग के ऊपर एक बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, और योग का मतलब जो समझाया जा रहा है वो क्या है? फिजिकल एक्सरसाइज। लेकिन जब हम पतंजलि के योग सूत्र से योग का अर्थ पूछते हैं, क्योंकि आजकल ये संभव भी है ना, क्योंकि आप पीडीएफ ले लीजिए और उसको एआई के में डाल दीजिए, और उस पीडीएफ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो किताब से प्रश्नोत्तर करने की भी सुविधा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि आप उससे पूछें, पतंजलि के योग सूत्र से पूछें कि योग क्या अर्थ है, तो इसमें आपको पता चलता है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। आप यम से शुरू होते हैं, नियम में बनते हैं। आसन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पोस्चर को नहीं कहते, आपका मेंटल आसन। क्या आप एक मानसिक अवस्था में लंबे समय तक अपने आप को उस आसन में रख सकते हैं? हृदय रूप से उस भावना में यदि आप अपने आप को लंबे समय तक प्रतिष्ठित कर सकते हैं, तो ही आप आगे बढ़ते। ध्यान, धारणा, समाधि। लोग सीधी समाधि करवा रहे, लोग सीधा ध्यान करवा रहे। अब वो ये हाइब्रिडाइजेशन है, इसे हम हाइब्रिडाइजेशन है। तो योग का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, योग का मतलब एक बहुत ही एक्सपेंडेड डिस्कोर्स, हमें उसे पढ़ना चाहिए। पतंजलि के योग सूत्र से जो आपको व्याकरण के बारे में पता चलता है, जो आपको मनोविज्ञान के बारे में पता चलता है, वो अतुलनीय है। मॉडर्न साइकोलॉजी में हमारे पास 3-4 नाम है, वही कोई फ्राइड बोल देता है, कोई कार्ल गुस्ताव यंग बोल देता है, ठीक है, कोई पाब्लो बोल देता है, यही नाम। और यही एजुकेशन सिस्टम के भी पिलर है। इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम जिसको हम इतने वर्षों से ढोते आए हैं, उसके पिलर क्या है? कभी आपने सोचा?
जो बीएड करते हैं बच्चे, आप में से भी कई लोगों ने किया होगा, तो उसमें पढ़ते थे ना कि वो 3 एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, एक का नाम पैब्लो है, ठीक है, ऐसे ही वो 3 हैं, अब नाम नहीं ध्यान आ रहा है। एक के पास चूहा है, एक के पास बिल्ली है, एक के पास कुत्ता है। अब ये 3 जानवर कैसे सीखते हैं, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स बनाकर एजुकेशन सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे सिखाओ बच्चों को। तो उनकी रूट्स में हम क्या सप्लाई कर रहे हैं, क्या हम दे रहे हैं, और उस नाम से हम क्या संप्रेषित कर रहे हैं, इस बारे में हमें प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए। इसी प्रकार से आत्मा, क्या आत्मा को सोल कह सकते हैं? कहते ही आए हैं, कह दीजिए, कह सकते हैं। सोल किसे कहते हैं और आत्मा किसे कहते हैं? बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। देखिए, सोल जो है बॉडी कंटेन करती है, ऐसी फिलॉसफी है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग है वेस्ट की। हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी नहीं है सोल के बारे में। हमारी अंडरस्टैंडिंग आत्मा के बारे में बहुत अलग है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर, अगर उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, तो उपनिषदिक ट्रेडिशन से निकालते हैं तो एक घड़ा है, घड़े में पानी है, और पानी से भरा घड़ा नदी में। आप इमेजिन कीजिए थोड़ा सा कि एक घड़ा पानी से भरा हुआ है और वो घड़ा पानी से भरा हुआ नदी में है, नदी के भीतर है। अब जो पानी है वो आत्मा है और घड़ा है वो शरीर। तो क्या शरीर आत्मा को कंटेन कर रहा है? क्या आत्मा सीमित है इसी शरीर के भीतर? नहीं, हमारा दर्शन ऐसा नहीं है। वो आत्मा को एक एक्सपेंडेड एंटिटी के रूप में आइडेंटिफाई करता है, और इसके ऊपर ईशावास्य उपनिषद का एक बहुत ही सुंदर वर्ष है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। कहने का तात्पर्य है, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है, लेकिन जब उत्पत्ति होती है तो वहां पर कुछ माइनस नहीं होता, वहां कुछ घटता नहीं। अब ये हायर मैथमेटिक्स है, ये मैथ्स आज का मैथमेटिक्स नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा का मैथ्स है। जब पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है तो पूर्ण में कुछ घटता नहीं, जब ये पूर्ण वापस पूर्ण में समावेशित होता है तो वहां कुछ बढ़ता नहीं। हमारा आत्मा का कॉन्सेप्ट ये है। क्या हम इसे सोल कह सकते हैं? प्रश्न चिन्ह। लेक्सिकोलॉजी एक स्टडी है, जब हम लेक्सिकल्स, एक ट्रांसलेशन का एक साइंस है। जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे करते हैं? ये पेन है, इसको कलम कहते हैं। तो 2 लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के पास सेम ऑब्जेक्ट और सेम एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी ट्रांसलेशन संभव है, नहीं तो अनुवाद संभव ही नहीं। तो हम उस अनुवाद को ना करें, उसको बिगाड़े ना। क्यों? क्योंकि हमारी जनरेशन जो है वो इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन पढ़ रही है, हमारे मूल रूप से जो ग्रंथ है उसको तो पढ़ नहीं रही। और यदि आप गलत ट्रांसलेशन कर देंगे तो गलत ही प्रचारित होता है। क्या फिलॉसफी को दर्शन कह सकते हैं? फिलॉसफी शब्द का उद्गम हुआ है ग्रीक शब्द फिलसोफिया से। फिलसोफिया का मतलब होता है लव फॉर नॉलेज, और फिलॉसफी को कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट। दर्शन स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, दर्शन स्कूल ऑफ रियलाइजेशन है। स्कूल ऑफ थॉट में मेंटल एंड साइकोलॉजिकल फिनोमिना जुड़ा है, जबकि दर्शन में आध्यात्मिक और अनुभूति का फिनोमिना उसमें ज्यादा प्रगाढ़ है। तो इसलिए इस प्रकार से कई सारी केस स्टडीज बन सकती हैं, जो कि इन शब्दों के अलग अलग ग्रंथों में क्या किस किस रूप में इनका एक्सपेंडेड जो डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस हम लेकर केस स्टडीज बना सकते हैं, और एक कंपैरेटिव बहुत अच्छी किताब भी निकाल सकते हैं, और एक बहुत अच्छा ज्ञान का सोर्स हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। और ये ना सिर्फ हमें हमारे रियलाइजेशन के लिए, बल्कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी एक एग्जाम्पलरी टेक्स्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कई सारे स्कॉलर्स, कई सारे शोधार्थी, विद्यार्थी, शिक्षक अपनी भूमिका तय करके बना सकते हैं। मोक्ष को लिबरेशन कह सकते हैं। लिबरेट होने के लिए पहले आप किसी एक एंटिटी चाहिए, लेकिन मोक्ष शब्द जब है उसका द्वैत
वेदांती, अद्वैत वेदांती, भक्ति परंपरा से जाने वाले, वैष्णव परंपरा से जाने वाले या शैव ट्रेडिशन से जाने वाले उसका क्या मतलब निकालते? क्या सभी मतलबों को लिबरेशन कह देंगे? नहीं संभव, नहीं संभव। बता दीजिए संभव है कि नहीं? क्योंकि मेरे देखे तो इन शब्दों का ट्रांसलेशन संभव नहीं है। ये हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा से जो ज्ञान का संजोया हुआ रूप है उसके सूत्र हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय भाषाओं को साथ में सामने रखते हुए पिछली बजट में भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लॉन्च की गई थी। आप उसके बारे में भी पढ़िए। वो भी एक बहुत अच्छी योजना है जिसमें शोधार्थी और शिक्षक अपनी भूमिका निर्धारित करके योगदान दे सकते हैं। इसी में वाणी जो स्कीम है उसके ही अंडर, AICT के अंडर, अब मैं आपको बताऊं कि जो सरकारी संस्थान हैं उन संस्थानों में सिर्फ और सिर्फ वो नहीं कि जो मैथ, रीजनिंग, GK में पढ़ लिया और उसको लगा लिया ना, अब बहुत ही एक्सपर्ट भी उसमें रिक्रूट किए जा रहे हैं। मैं उनमें से एक मिला था वो कि अब मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो सिलिकॉन वैली से उनको बुलाया गया था और वो एक्स माइक्रोसॉफ्ट है, यानी माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे थे और उनको AICT में CEO की भूमिका दी गई है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और उन्होंने एक मॉडल डेवलप किया है जिसका नाम है अनुवादिनी। आपने देखा है अनुवादिनी मॉडल को? अनुवादिनी एक AI बेस्ड मॉडल है ट्रांसलेशन के लिए। अब हमारे पास गूगल ट्रांसलेट तो है ही है, लेकिन गूगल ट्रांसलेशन बहुत ही पुअर ट्रांसलेट करता है, वो शब्द का शब्द में ट्रांसलेशन करता है। बल्कि अनुवादिनी जो है वो सेंटेंस बेस्ड ट्रेनिंग पे मॉडल पर जो है बेस्ड है। कहने का मतलब है अगर मैं एक वाक्य लिखूंगा, उसके बाद दूसरा लिखूंगा, उसके बाद तीसरा लिखूंगा, तो तीसरे वाक्य से ये निर्धारण हो सकता है कि पहले वाक्य में प्रयोग किया गया जो शब्द है उसका मतलब क्या है। उसके बेस से वो ट्रांसलेशन बदल देता है। इतना एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद जो है उस मॉडल को ट्रेन किया गया है। और भाषा की गरिमा को बनाए रखने के लिए अनुवादनी पर काम करने वाले जो रिसर्चर और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्होंने जो ट्रेनिंग के लिए मॉड्यूल्स चुने वो चुने हैं भारत और राज्य सरकारों के गैजेट्स। क्योंकि 1947 से लेकर आज तक जितनी भी चीज़ें पास हुई हैं वो गैजेट्स में पब्लिश्ड हैं। और गैजेट जो होता है वो भाषा की एक स्टैंडर्ड उसको मेंटेन करके जो है लिखा जाता है। राजभाषा अधिकारी जो होते हैं या उस भाषा के जो विशेषज्ञ होते हैं वो लिखते हैं। तो उन मॉडल्स को यूज़ करके वो ट्रेनिंग उस AI बेस्ड मॉडल को दी गई है अनुवाद को। मैं चाहता हूँ कि आप सभी उसका प्रयोग करें। और भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम के अंडर यदि आपको ट्रांसलेशन का कोई भी आपको कुछ मिलता है या आप उसमें अपना योगदान देना चाहते हैं तो मैं आपकी उसमें सहायता कर सकता हूं कि क्योंकि उसके पॉलिसी मेकिंग में मैं था और मैंने ही उसमें कुछ सजेशंस इस तरीके से दिए थे कि किसी भी पुस्तक को ट्रांसलेट करना है उसकी क्वालिटी के बेंचमार्क्स क्या होंगे। तो आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हुए आप उस स्कीम में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अंत में मैं एक बहुत ही सुप्रसिद्ध गीत की 2 पंक्तियां कहकर मैं आपको अपनी वाणी को इसको विराम दूंगा। आज है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं बात वहां की गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो भारत की जब भी बात हो भारतीय भाषाओं में और विश्व पटल पर जो आज ये वॉर चल रही है, टैरिफ वॉर कह सकते हो इसे या ट्रेड वॉर कह सकते हैं इसे, इस वॉर में आप ये देखेंगे कि भारत को कमजोर करने के लिए जो ताकतें लगी हुई हैं और कितनी रिपीटेडली भारत का नाम जो है विश्व पटल पर अलग अलग जगह से अलग अलग मंचों से लिया जा रहा है, इससे ये बात तो सुनिश्चित होती है कि भारत महत्वपूर्ण है। भारत के साथ संबंध रखना उनकी प्रायोरिटी है, उनकी प्राथमिकता है, ये बात तो सिद्ध होती है। तो वो दिन दूर नहीं जब
भारत की बात होगी तो भारतीय भाषाओं में होगी, ये तो आज ही सुनिश्चित करना चाहिए। भारत से भी जब बात होगी तो भी भारतीय भाषाओं में होगी। इस संकल्प को लेकर, इस उद्देश्य को मैं आपको सौंपकर अपनी वाणी को आज विराम देता हूं। आपका उद्बोधन समाज के विभिन्न पहलुओं, संस्कृतियों और तबकों पर शोध की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। शोध चाहे किसी भी भाषा में की जाए, वह देश, समाज, व्यापार और व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं सभी मंचासीन मान्यवरों से अनुरोध करती हूँ कि वे विशेष अतिथि श्री सुमित जी सूरी और मुख्य वक्ता डॉक्टर मोहित जी शर्मा का सम्मान करें एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आप सभी को सूचित किया जाता है कि उद्घाटन सत्र के साथ ही कार्यशाला आयोजित की जा रही है। आप सभी से अनुरोध है कि वे सभागृह में ही रहें। कार्यशाला के पश्चात भोजन अवकाश रहेगा, जिसके पश्चात तकनीकी सत्र प्रारंभ होंगे, जिसकी जानकारी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रदान की जाएगी। अब मैं संस्थान के सचिव श्री विष्णु जी पसारी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे धन्यवाद प्रेषित करें। श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस परिवार की ओर से मैं भारत की वास्तविक प्रगति के लिए शिक्षा में भारतीय भाषाओं को सम्मिलित करने की आवश्यकता, विकसित भारत 2047 के परिप्रेक्ष्य में चिंतन विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में आज के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि डॉक्टर RC दीक्षित जी, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग इंदौर संभाग भोपाल मध्य प्रदेश, विशिष्ट अतिथि श्री सुमित सूरी जी, अध्यक्ष ओमनी ग्रुप एवं प्रेसिडेंट इंदौर होटलियर्स एसोसिएशन इंदौर एवं मुख्य वक्ता डॉक्टर मोहित जी शर्मा, UGC प्रमाणित मास्टर ट्रेनर, भारतीय ज्ञान प्रणाली चंडीगढ़ विश्वविद्यालय चंडीगढ़ एवं संजय जी पटेल के प्रति विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपकी सहज स्वीकृति से यह राष्ट्रीय संगोष्ठी सफल हुई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के विषय पर आपके प्रेरक उद्बोधन से निश्चित ही सभी प्रतिभागी लाभान्वित हुए होंगे और उनके ज्ञान में अभिवृद्धि हुई होगी एवं वे सभी भविष्य में भारतीय भाषाओं में विशेषकर हिंदी में शिक्षण अधिगम तथा शिक्षा अनुसंधान में अपना यथासंभव योगदान देंगे। आप सभी के दीर्घ अनुभव और विषयानुरूप असीम ज्ञान से यह राष्ट्रीय संगोष्ठी सार्थक हुई है। आपकी गरिमामय उपस्थिति हेतु आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। श्री वैष्णव ट्रस्ट के समस्त ट्रस्टीगण एवं विभिन्न विद्यालयों में पधारे प्राचार्य व अन्य प्राध्यापकगण का भी विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार कर इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थिति दर्ज की तथा कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। मैं मीडिया से पधारे समस्त प्रतिनिधियों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को विभिन्न माध्यमों से संप्रेषित करने हेतु कवरेज किया। विशेष रूप से इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को उनकी सक्रिय भागीदारी हेतु धन्यवाद देना चाहता हूं। आपकी प्रतिभागिता से यह राष्ट्रीय संगोष्ठी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हुई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय ज्ञान परंपरा
एवं विभिन्न विषयों में हिंदी भाषा की माध्यम के रूप में महती भूमिका का ज्ञान एवं कार्यशाला में प्राप्त अनुभव से आप तकनीकी तथा अन्य शिक्षा के क्षेत्र में भाषा के अवरोध को तोड़कर गर्व के साथ आगे बढ़ने में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर सकेंगे तथा देश की वैश्विक प्रगति में योगदान देने में महती भूमिका अदा कर सकेंगे। एक बार पुनः स्वयं एवं संस्थान के परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय वैष्णव, जय भारत। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि वह राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद। शब्द नहीं, संवेदना की सरता है। मन की मौन गहराइयों से निकलती हुई एक कविता है। यह गूंज है उस इतिहास की जो लिपियों से आगे है। यह भाषा है उस विश्वास की जो पीढ़ियों के साथ जागे है। वाणी से बनता संवाद है, वाणी से बनती है पहचान। हर बोली में बसी हुई है भारत माता की मुस्कान। आज तकनीक के संग संग जब वाणी का मेल होगा, हर भाषा का भविष्य भी और उज्जवल खेल होगा। वाणी 2.0 के एक प्रयास अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की हर स्वर को मंच दिलाने का लिया है एक प्रण। श्री वैष्णव प्रबंधन एवं विज्ञान संस्थान ने भी भारतीय भाषाओं को एक सम्मान दिलाने का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के सौजन्य से तथा आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ IQAC के तत्वाधान में आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी वाणी 2.0 वाइब्रेंट एडवोकेसी फॉर एडवांसमेंट एंड नर्चरिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस में मैं प्रतिभा अग्रवाल आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आज हमारे विषय विशेषज्ञों के साथ साथ सभी बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों, शोधार्थियों एवं भाषा प्रेमियों का इस गरिमामय सभा एवं मंच में हृदय से एक बार और अभिवादन करती हूँ। अतिथि देवो भव। हमारे भारतीय संस्कारों में अतिथि को देवता का स्थान दिया गया है। उनके स्वागत में हमारी संस्कृति की गरिमा झलकती है। आज हमारे समक्ष ऐसे ही 2 विषय विशेषज्ञों का होना हमारे लिए गौरव की बात है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर दीपा कटियार, विभागाध्यक्ष UG प्रोग्राम को कि वो डॉक्टर माया इंगले मैम, सेवानिवृत्त प्राध्यापक एवं पूर्व निदेशक दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का समृद्धि पौधे के साथ स्वागत करें। जहाँ सादगी हो वहाँ सद्भाव होता है, जहाँ हरियाली हो वहाँ समृद्धि होती है। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मनदीप गिल, विभागाध्यक्ष PG प्रोग्राम कि वो एंकर, प्रेरक, वक्ता, हिंदी वॉइस ओवर आर्टिस्ट श्री संजय जी पटेल का स्वागत समृद्धि पौधे से करेंगे। हर एक अतिथि के आने आमंत्रित करती हूँ इस राष्ट्रीय संगोष्ठी की कार्यकारी सदस्य डॉक्टर गरिमा दुबे को कि वो मंच पर पधार कर स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। भाषा जीवनस्य आत्मा, अर्थात साहित्य में सृजन की शक्ति होती है और भाषा जीवन की आत्मा है। मैं डॉक्टर गरिमा दुबे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सौजन्य से श्री वैष्णव प्रबंधन संस्थान
एवं विज्ञान संस्थान इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी भारत की वास्तविक प्रगति के लिए शिक्षा में भारतीय भाषाओं को सम्मिलित करने की आवश्यकता, विकसित भारत 2047 के परिप्रेक्ष्य में चिंतन वाणी 2.0 की कार्यशाला में सभी आदरणीय मंचस्थ विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानीय शिक्षकगण, प्रिय शोधार्थियों, सभी साथियों एवं विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। वाणी 2.0 का मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं का संरक्षण एवं संवर्धन है। यह कार्यशाला उन विचारों का संगम है जहां हम भारतीय भाषाओं की समृद्ध विरासत को न केवल समझते हैं बल्कि उसे डिजिटल युग में सशक्त रूप से स्थापित करने का मार्ग भी तलाशते हैं। आज जब भारत तेजी से तकनीकी प्रगति की ओर बढ़ रहा है, तब भाषाओं का डिजिटलीकरण अत्यंत आवश्यक हो गया है। यह केवल भाषा को बचाने का नहीं बल्कि उसे नई पीढ़ी से जोड़ने का प्रयास है। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि नए भारत की पहचान, आत्मनिर्भरता की प्रेरणा और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। जब हम हिंदी में सोचते हैं तो हम भारतीयता में जीते हैं। यही हमारी जड़ों से जुड़ने का माध्यम है। यह हमें आत्मगौरव का अनुभव कराती है। जब हमारी भाषाएं सशक्त होंगी तभी भारत सशक्त होगा। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं विश्व मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इनका महत्व न केवल सांस्कृतिक धरोहर के रूप में है बल्कि वैश्विक संचार, शिक्षा और आर्थिक अवसरों में भी है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं न केवल भारत की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं बल्कि वैश्विक परिदृश्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भाषा को बचाता है वही संस्कृति को बचाता है और जो संस्कृति को बचाता है वही राष्ट्र की आत्मा को जीवित रखता है। आइए हम सब मिलकर भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और डिजिटलीकरण के इस पवित्र यज्ञ में सहभागी बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। का प्रथम सत्र जिसका विषय है भारतीय भाषाओं के डिजिटलीकरण और अनुसंधान का विकास। अब मैं अनुरोध करती हूँ एवी टीम से कि वो हमारे विशेष विषय विशेषज्ञों का संक्षिप्त परिचय दें। विद्यालय इंदौर में वरिष्ठ संकाय के रूप में पदस्थ रही। आप डीडीयू कौशल केंद्र यूजीसी की कौशल विकास योजना देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की निदेशक भी रही हैं। आपने मॉडल करियर सेंटर, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के तहत नोडल ऑफिसर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। इसके साथ ही आप छात्र कल्याण, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर वर्ष 2006 से वर्ष 2009 तक डीन के पद पर भी रही हैं। आपकी रुचि और अनुसंधान का दायरा बहुत विस्तृत है, जिनमें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, भावना आधारित कंप्यूटिंग, सांख्यिकीय प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, सैद्धांतिक कंप्यूटिंग और एल्गोरिदम, छवि और पैटर्न पहचान आदि शामिल हैं। आपके सानिध्य में 21 शोध विद्वानों को पीएचडी प्रदान की गई है और 5 वर्तमान में अनुसरण कर रहे हैं। आपके कई शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। अखिल भारतीय स्तर पर कई पीएचडी वाइवावोस में बाहरी परीक्षक और बाहरी रेफरी के रूप में आप शामिल रही हैं। आपको विभिन्न सम्मेलनों और पत्रिकाओं में सलाहकार बोर्ड और समीक्षक के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। आपने SCSIT DAVV इंदौर में पीएचडी कार्यक्रम के समन्वयक के रूप में भी काम किया है। आपको 38 वर्षों का तकनीकी और प्रशासनिक अनुभव है। आप AICTE द्वारा कॉलेजों में सदस्य सचिव के रूप में नामित रही हैं। साथ ही आप राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड नई दिल्ली में अध्यक्ष के रूप में भी उपस्थित रही हैं। आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट महाराष्ट्र एवं गुजरात द्वारा आयोजित नेट परीक्षा के लिए अध्यक्ष परीक्षक के रूप में दौरा भी करती रही हैं। साथ ही राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली की प्रत्यायन समिति के अध्यक्ष के रूप में भी रही हैं। आपने बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय औरंगाबाद के सिस्टम एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट में यूजीसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य किया है।
आप AICTE और UGC निरीक्षण और प्रस्ताव मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के रूप में भी उपस्थित रही हैं। आपके पास LMISTE, MCSI और MIETE की सदस्यता भी है। आपको विविध विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त है, साथ ही संगीत में भी महारत हासिल है। आपकी पुरस्कारों की सूची बहुत लंबी है। आपको MSc सांख्यिकी में गोल्ड मेडल, सन 2004-05 में प्रथम सर्वश्रेष्ठ शिक्षण पुरस्कार, आजीवन वैज्ञानिक उपलब्धि पुरस्कार, अग्नि अहंकार सम्मान एवं प्रवेश सम्मान DNCT समूह के द्वारा प्राप्त है। श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस इंदौर AICTE के सौजन्य से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में आपकी गरिमा में उपस्थिति से अभिभूत है तथा आपका आत्मीय अभिनंदन करता है। हम सभी करतल ध्वनि की गूंज से हमारे अतिथि का भव्य स्वागत करते हैं। इस करती हूँ डॉक्टर माया इंगले मैम को। आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर पधार कर हमें विचार से समृद्ध करें। चला कि मेरा जो प्रोफाइल था वो भी ट्रांसलेट किया गया है ऐप से ट्रांसलेट किया गया है, ये मुझे पता चला। सो उसी ऐप के बारे में हो सकता है कि इन्होंने और दूसरी कोई ऐप बताई हो, पर मैं जो बहुत ही चलन में अभी वो ऐप है उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। पर मुझे माफ़ करिए कि अभी मेरी संजय भाई से बात हो रही थी कि प्योर हिंदी में बोलना ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। मैं सही बता रही हूँ, मुझे गर्व नहीं है, परंतु इतने सालों से आदत हो गई है कि टेक्निकल जो शब्द हैं वो तो सच में मुश्किल है, पर थोड़े बीच बीच में अंग्रेज़ी शब्द आते हैं जो नहीं आना चाहिए। पर पूरी कोशिश करूँगी मैं कि मेरे प्रेजेंटेशन के दौरान, देखिए प्रेजेंटेशन आ गया, हाँ ऐसा होगा, पर भावनाओं को समझो, शब्दों का अर्थ समझो और जिस चीज़ के लिए आए हो यहाँ से खूब लेके जाओ। इस भावना के साथ में मेरा वक्तव्य जो है वो शुरू करती हूँ। भारतीय ज्ञान प्रणाली, 2 चीज़ें हैं, प्रणाली और परंपरा। प्रणाली बड़ी चीज़ है, परंपरा उसमें नहीं है। कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा की यदि बात करें तो उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चीज़ें शामिल हैं। परंतु यदि परंपरा की बात करें तो परंपराएं हमारे देश में ऐसी हो चुकी है कि जिसका कहीं भी टंकन अभी तक हुआ नहीं है, और इसलिए यदि उसको आगे नहीं बढ़ाया गया तो वो विलुप्त होना है। एक्सटिंक्टनेस अभी जो मोहित जी ने बताया, तो ये वाकई में होने वाला है। अभी 2 मिनट पहले जब मैंने मोहित जी के मुँह से सुना तो मेरा ध्यान संजय जी के पापा की तरफ गया, श्री नरहर पटेल जी। मालवी भाषा के ज्ञाता है, और अभी वही बात चल रही थी, शायद वो अपने वक्तव्य में भी उसको कवर करेंगे कि यदि उसको आगे किसी ने नहीं बढ़ाया या उसका संरक्षण नहीं किया, जो भी मालवी भाषा में जो जितना भी हमारे पास कंटेंट है वो यदि हमने उसका संरक्षण नहीं किया तो आगे क्या होगा, ये बड़ी चिंता का विषय है। तो ऐसी कई सारी बातें जो हैं हम लोग यहाँ सामने रखकर, और मैं अपना प्रेजेंटेशन में भारतीय ज्ञान प्रणाली के साथ साथ स्वदेशी भाषाएं उसके बारे में 2 मिनट बताना चाहूँगी। फिर डिजिटाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन दोनों चीज़ें, भाई रहने दो, बंद कर दो। फिर भारतीय भाषा में सामग्री का डिजिटलीकरण, ये बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है, और जैसा कि मोहित जी ने बताया कि हर जो इंटरेस्टेड व्यक्ति है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो टीचर ही होना चाहिए। जिस भी व्यक्ति को किसी भी एक भाषा में यदि कोई किताब किसी सब्जेक्ट की अवेलेबल है और दूसरी भाषा में उसका यदि अनुवाद करना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो विशेषज्ञ होना चाहिए, परंतु ट्रांसलेशन की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे उन्होंने बताया कि कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं, तो उसके हिसाब से ट्रांसलेशन होना ज़रूरी है। तो इसलिए भारत सरकार 1 से 1.5 लाख रुपए हर विषय की किताब का ट्रांसलेशन हिंदी भाषा के साथ में सारी जितनी भी स्वदेशी भाषाएं हैं उनमें करने के लिए जो है वो प्रोत्साहित कर रही है। फिर इसीलिए भारतीय भाषाओं में सामग्री का डिजिटलीकरण। अब ऐसी कौन सी कंप्यूटराइज्ड ऐप्स है या